नमस्ते। बीपीएससी सिलेक्टर्स के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम उन ताकतों की गहराई में उतरेंगे जो हमारी पृथ्वी को आकार देती हैं और इस विशाल ग्रह पर हमारी जगह तय करती हैं। देखिए, भूगोल सिर्फ नक्शे रटने का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समझने के बारे में है कि हम अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। तो चलिए, कुछ बहुत ही जटिल लेकिन मजेदार कॉन्सेप्ट्स को आज बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आज के इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम मानव पृथ्वी गतिशीलता पर बात करेंगे, उसके बाद भू आकृति विज्ञान के बड़े कैनवस को समझेंगे और फिर आखिर में कुछ खास भौतिक विशेषताओं को बिल्कुल माइक्रो लेवल पर डिकोड करेंगे। तो जब हम अपने आसपास की इस विशाल और तेजी से बदलती दुनिया को देखते हैं तो एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद दिलचस्प बहस सामने आती है। बिल्कुल। और वो बड़ी बहस ये है कि इस दुनिया का असली बॉस आखिर है कौन? क्या वो इंसान की असीम बुद्धिमत्ता और हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पहाड़ों का सीना भी चीर सकती है, या फिर प्रकृति की वो अजेय शक्ति जिसके एक इशारे के सामने हमारी बड़ी से बड़ी तकनीक भी घुटने टेक देती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रोमांचक विषय की गहराई में जाएंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रकृति नियंता है या हम इंसान? एक तरफ हम देखते हैं कि इंसानों ने नदियों के बहाव तक मोड़ दिए हैं और एकदम बंजर रेगिस्तानों में दुबई जैसे चमचमाते शहर बसा दिए हैं। हाँ, और दूसरी तरफ जब कोई शक्तिशाली भूकंप आता है या कोई ज्वालामुखी फटता है तो पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो जाता है। तो असल में ये शक्ति का पलड़ा भारी किस तरफ है? सोचने वाली बात है ना? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। विडाल डी लाब्लाश और ल्यूसियन फैब्रे जैसे बड़े विचारकों ने यह सिद्धांत दिया था। उनका सीधा सा मानना था कि इंसान प्रकृति का कोई बेबस दास नहीं है। एकदम सही। मतलब प्रकृति हमें सिर्फ एक कच्चा माल या कुछ संभावनाएं देती है और हम इंसान अपने दिमाग और मेहनत से उन संभावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। हम मूक दर्शक नहीं बल्कि अपनी दुनिया के खुद एक्टिव क्रिएटर हैं। अब संभववाद सुनने में तो बहुत शानदार लगता है कि हम मास्टर हैं, लेकिन इसके ठीक उलट एक और दमदार विचारधारा भी है, नवनियतिवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने सामने रखा था। और ये नवनियतिवादी कहते हैं कि ठीक है, इंसानों के पास अपनी दुनिया को बदलने की आज़ादी तो है, लेकिन ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। प्रकृति ही वो आखिरी बाउंड्री लाइन तय करती है जिसके अंदर हमें रहकर काम करना होता है। हम प्रकृति के बनाए बेसिक रूल्स को पूरी तरह इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। और ग्रिफिथ टेलर ने इस बात को एक बड़े ही मजेदार तरीके से समझाया। उन्होंने इसे नाम दिया रुको और जाओ नियतिवाद, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। उनकी नज़र में प्रकृति बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करती है। सच में ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है ना? सोचिए, जिस तरह एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी सड़क पर गाड़ियों की स्पीड को धीमा या तेज तो कर सकता है, लेकिन वो गाड़ियों की मंजिल या दिशा नहीं बदल सकता। ठीक उसी तरह इंसान अपनी प्रोग्रेस की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन विकास की जो अल्टीमेट दिशा है वो तो प्रकृति ही तय करती है। तो चलिए इसी के साथ आते हैं हमारे पहले मुख्य विषय पर, भू आकृतिक विज्ञान, यानी हमारे पैरों के ठीक नीचे काम कर रही वो असीम शक्तियां। अब अगर प्रकृति के इन ट्रैफिक सिग्नल्स को सच में समझना है तो जमीन के थोड़ा नीचे झांकना होगा। जब हम प्लेट विवर्तनिकी, महाद्वीपों के खिसकने या समुद्र के तल के फैलने की बात करते हैं, और बेशक भयानक भूकंप और ज्वालामुखी, बिल्कुल, जब ये शक्तियां अपना रूप दिखाती है ना तो साफ हो जाता है कि असली ताकत किसके पास है। इन विशाल शक्तियों के सामने हमारी बड़ी बड़ी मानवीय गतिविधियां एकदम बौनी लगने लगती हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पृथ्वी के स्ट्रक्चर को तय करने में प्रकृति का ही फाइनल वीटो होता है। हम इन्हें रोक नहीं सकते, बस इनके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। एकदम सही कहा। और इसी से जुड़ा हमारा दूसरा दिलचस्प विषय है तटीय आकृतियां। चलिए अंतरीप और सागर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिकोड करते हैं। हम भूगोल में अक्सर एक शब्द सुनते हैं, अंतरीप या केप, लेकिन आम भाषा में इसका मतलब क्या है? तो अंतरीप मुख्य जमीन का वो संकरा नुकीला हिस्सा होता है जो समुद्र के पानी में आगे की तरफ निकला रहता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। हमारे भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर जो कन्याकुमारी है ना, जिसे केप कमोरिन भी कहा जाता है, वो इसका एक बहुत ही बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, एक और बात जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, सागर यानी सी। कई बार लोग सागर और महासागर, ओशन को एक ही चीज मान लेते हैं।
हाँ, लेकिन ज्योग्राफी में इनमें बड़ा फर्क है। सागर असल में उन विशाल महासागरों का ही एक छोटा सा किनारी हिस्सा होता है, जैसे हमारा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये दोनों असल में हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। इसी तरह मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है। मतलब सागर महासागर का ही एक एक्सटेंशन है। और अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी विषय की तरफ, मरुस्थल का रहस्य। और यकीन मानिए, इस सच्चाई का सिर्फ रेत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मरुस्थल या डेजर्ट सुनते ही दिमाग में सीधा चिलचिलाती धूप, ऊंट और उड़ती हुई रेत की तस्वीर बनती है ना? लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से किसी जगह को मरुस्थल घोषित करने के लिए वहां का तापमान या रेत बिल्कुल मायने नहीं रखती। तो फिर मायने क्या रखता है? वो मैजिक नंबर है 25 सेंटीमीटर। कोई भी ऐसा इलाका जहां पूरे साल में औसतन 25 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश होती है, उसे मरुस्थल मान लिया जाता है। यानी ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी का है। और इसी 25 सेंटीमीटर वाले रूल की वजह से हम मरुस्थलों को दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। बिल्कुल। एक तरफ है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो भयंकर गर्म होते हैं, जैसे भारत का थार, अफ्रीका का विशाल सहारा और अरब का मरुस्थल। और दूसरी तरफ शीत मरुस्थल भी होते हैं जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, जैसे हमारे भारत का लद्दाख। इन दोनों में गर्मी सर्दी का कोई मेल नहीं है, बस एक ही कॉमन बात है, 25 सेंटीमीटर से कम वाली वो बारिश। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट सामने आता है जिसे सुनकर मजा आ जाएगा। प्रत्येक रेगिस्तान मरुस्थल का उदाहरण है, लेकिन प्रत्येक मरुस्थल रेगिस्तान नहीं है। क्या बात है! मतलब जिन मरुस्थलों में रेत पाई जाती है, सिर्फ उन्हें ही रेगिस्तान का टैग मिलता है। तो थार और सहारा जैसे रेगिस्तान तो मरुस्थल हैं ही, लेकिन हमारा बर्फ से ढका लद्दाख सिर्फ एक मरुस्थल है, रेगिस्तान नहीं। तो रेगिस्तान मरुस्थल की सिर्फ एक छोटी सी सब कैटेगरी हुई। तो पृथ्वी की गहराइयों से लेकर ठंडे मरुस्थलों तक की इस चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। अगर ग्रिफिथ टेलर की बात सही है और प्रकृति सच में वो ट्रैफिक कंट्रोलर है जो हमारी दिशा तय करती है, तो ये पूरी डिबेट एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड़ ले लेती है। एकदम सच। हम इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर उन प्राकृतिक सीमाओं के अंदर नई संभावनाएं खोजते ही रहते हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आज से ठीक 1000 साल बाद हमारी इस पृथ्वी का नक्शा, इसका भौगोलिक स्वरूप कैसा होगा? क्या हम प्रकृति के पूरी तरह अनुकूल हो चुके होंगे, या फिर हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रकृति के कुछ नए ही नियम लिख रही होगी? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। कि इस विश्लेषण से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह की और भी डीप और सटीक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमेशा नई चीजें खोजते रहें और सीखते रहें। अगर आपको आज की ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बीपीएससी सेलेक्टर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।